Hello everyone, myself Rohit. So, class 8. Last time we have covered some part of this chapter number 2. Now let's see some other parts of this chapter. अभी लास्ट टाइम उन्होंने रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट डिस्कस किया था. अब लियोनार्डो दा विंची, he is recognized as an all-round personality of the period of Renaissance. He is well versed in different branches of science and art. He had mastery over varied subjects such as sculpture, architecture, mathematics, engineering, music, astronomy, etc. But he became world-renowned as a painter. His paintings of Mona Lisa and The Last Supper became immortal. सफ़र का मतलब एक रात का लाइट डिनर जो उसको सफ़र, और जैसा कि पेंटिंग तो वर्ल्ड फेमस है. तो लियोनार्डो दा विंची ही वाज एक तरह की मल्टीपल पर्सनालिटी थी उनके अंदर. काफ़ी सारी चीज़ें उनके थी, काफ़ी वर्सटाइल आदमी थे. लेकिन जो मेन उनका वो था उसको हम कहेंगे एज ए पेंटर ज़्यादा पॉपुलर हुए. अब ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज क्या होती हैं? इन 1453 The Ottoman Turk conquered the Constantinople, जो आज का इस्तांबुल है. तो कॉन्स्टेंटिनोपल था रोमन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर का एक बड़ा शहर था. तो इसको तुर्क लोगों ने बैजेंटाइन एम्पायर यानी ईस्टर्न रोमन एम्पायर से छीन लिया. काफी बड़ा लड़ाई हुई उसके लिए. The overland trade routes joining Asia and Europe went through the city. एशिया यूरोप को कनेक्ट करने का ये जो था एक रास्ता था, इसलिए इस सिटी की काफी ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा थी. ठीक है. उसके बाद क्या होता है? सिंस द टर्क ब्लॉक दिस रूट देयर वाज अ नीड ऑफ फाइंडिंग अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स फॉर द यूरोपियन कंट्रीज टू रीच एशिया. दिस लेड टू अ न्यू फेज ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज. अब तुर्क लोगों ने इस्तांबुल को ब्लॉक कर दिया. अब यूरोपियंस को तो एशिया की तरफ आना है, बिजनेस का जो भी दुनिया भर की चीजें हैं, तो उन्होंने फिर अल्टरनेट जो रास्ते थे उनको सर्च करना शुरू किया. ड्यू टू दिस इट्स दैट पार्ट. अब देखते हैं ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज क्या क्या हुई. 1487 AD में बार्टोलोमे डायस, अ पोर्टुगीज सेलर, began his expedition in search of India, but reached the tip of African continent and which we now know as the Cape of Good Hope. तो 1487 में एक पुर्तगीज ने, बार्टोलोमे डायस ने ट्राई किया इंडिया को सर्च करने का. यूरोपियंस के लिए इंडिया तो था, लेकिन वो पहुंच गया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में और उसने ढूंढ दिया कैप ऑफ गुड होप. फिर 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी इंडिया की जर्नी स्टार्ट, क्योंकि इंडिया के लिए बहुत सारी फिक्शनल कहानियां थी उस समय यूरोप में कि बहुत, और सच में कुछ हद तक सच भी था कि इंडिया बहुत रिच है, वहाँ पे बहुत पैसा है, वहाँ पे स्पाइसेस हैं, ये है, काफी कुछ. मतलब एक एक्साइटमेंट था यूरोप और अमेरिका में. अमेरिका तब यूरोप वालों को पता भी नहीं था कि अमेरिका कहीं पे है. तो क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में जाके सर्च कर देता है अमेरिका, जबकि वो निकला था इंडिया सर्च करने. फिर फाइनली 2 अटेम्प्ट फेल हो गए, 1487 92. फाइनली 1498 में पुर्तगीज सेलर वास्को डी गामा मैनेज्ड टू सेल पास द कैप ऑफ गुड होप एंड रीच द इंडियन कोस्ट इन कालीकट. तो फाइनली यूरोपियंस के लिए एक पुर्तगीज ने इंडिया खोज निकाला. ठीक है. अब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जब 1498 में पुर्तगीज ने इंडिया खोजा और इधर 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका खोजा, तो मेनी यूरोपियंस दे स्टार्टेड लिविंग इन अमेरिका, और खासकर यूके से, क्योंकि वहाँ पे आबादी काफ़ी ज़्यादा थी और स्पेस काफ़ी कम था. तो बहुत सारे लोग यू से आके रहने लगे अमेरिका की साइड में. लेकिन इट वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी. अब धीरे धीरे ये जो इंग्लिश लोग थे, इनको ये लगा कि यार हमारे ऊपर दूर बैठ के भी यूके वाले हमारे ऊपर क्या करते हैं, रूल करते हैं, राज करते हैं, हमें टैक्स देना पड़ता है. तो ये लोग खुश नहीं थे, ये अपनी ऑटोनॉमस बॉडी चाहते थे, अपनी फ्रीडम चाहते थे. तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू होती है. ठीक है. अब बिकॉज दे वर अगेंस्ट ऑफ यूके, उनकी जो इंग्लिश पार्लियामेंट की तरह की मोनोपोली थी उससे बचने के लिए, उसको हटाने के लिए. England established 13 colonies on the east coast of America. Initially, England had nominal domination over these colonies
but later English Parliament laid oppressive restrictions and taxes on these American colonies. तो जो एक तरह से इंग्लैंड की जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी वो इन 13 अमेरिकन कॉलोनीज के ऊपर पूरा कंट्रोल चाह रही थी, उनसे टैक्स करना चाह रही थी, जैसा वो इंडिया में कर रहे थे। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया इट वाज अ कॉलोनी, लेकिन ये जो कॉलोनी थी यहाँ पे इंग्लिश लोग ही थे, इन्हीं के लोग थे, तो टैक्स और ज्यादा उनके ऊपर इस तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा रहे थे। तो फिर लोग नाराज हो गए। अब जब नाराज हो जाएंगे तो फिर विद्रोह होगा तो फिर फाइट होगी। तो दोनों साइड से इंग्लिश लोग हैं, एक साइड से वो इंग्लिश लोग हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं, रहने आए कई सालों से, और एक साइड से इंग्लिश गवर्नमेंट यानी यूके की गवर्नमेंट के रॉयल आर्मी के लोग हैं। अमेरिकन कॉलोनीज ऑर्गेनाइज आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन। तो वाशिंगटन उनके लीडर बन गए और इधर इंग्लैंड की तरफ से उनकी सेना आने लगी, है ना, उनके शिप के थ्रू। तो अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस होता है। इसके साथ एक बोस्टन टी पार्टी करके इंसिडेंट होता है कि अमेरिकन जो होते हैं, जो चाय के पैकेट होते हैं, उनको उठा के फेंक देते हैं ओशन में, क्योंकि उनके ऊपर जो भी टैक्स लगा रहे थे उससे लोग नाराज थे। बोस्टन टी पार्टी का इंसिडेंट होता है। इट वाज एक इम्पॉर्टेंट मतलब इंडिकेशन था कि अब वॉर होने जा रही है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब अगला टॉपिक आता है कि इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन होता है यूरोप में। लोग वहाँ भी धीरे धीरे नॉलेज आता है, थोड़ा सा नए आइडियाज आते हैं। मार्क्स, रूसो, कुछ फिलोसफर अच्छी बुक्स लिखते हैं कि डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक, ये मोनार्की रूल, राजा का रूल अब नहीं चलेगा, राजतंत्र, गणतंत्र होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए। तो नए आइडियाज आते हैं। जब इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन होता है तो लोगों में थोड़ा क्या आता है, नई बातें आती हैं, थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है उनको। और अमेरिकन कॉलोनीज की जो सक्सेस थी, अमेरिका बिकेम ए नेशन अगेंस्ट द यूके गवर्नमेंट। तो यूके गवर्नमेंट रॉयल गवर्नमेंट के अगेंस्ट अमेरिका एक सक्सेसफुल कंट्री बना। अमेरिका का जो मॉडल था, अमेरिकन मॉडल, इट बिकेम इंस्पिरेशन फॉर मैनी अदर कंट्रीज इन यूरोप। तो यूरोप में भी डिमांड होने लगी कि भाई हमको भी राजा से आज़ादी चाहिए, हमें भी अपना खुद का रूल, सेल्फ रूल चाहिए। अब्राहम लिंकन ने कहा था डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। अब होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो पहला रेवोल्यूशन होता है फ्रांस में। तो थोड़ा सा चलिए मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखाता हूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन के, तो आपको उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कुछ। The French Revolution, the emergence of the modern state. So, how did it begin? For hundreds of years prior to the revolution, French people, like most Europeans, were divided into three social estates: clergy, nobility, and the lowest estate, the commoners, which existed to serve the other estates. Above all was God's gift to mankind, the king. But this hierarchy was being questioned by the Enlightenment, a movement of intellectuals who promoted the use of reason and science. Revolutionary ideas began to spread to the public. So, in the 1780s, when an economically broke and spoiled monarchy increased taxes on the commoners, resentment reached a new level and riots began. On the 14th of July, 1780, revolutionists stormed the Bastille Fortress, a symbol of the royal power. This date is marked as the beginning of the end of the old monarchy, which has become France's instead, even though the king was beheaded only in 1793. Shortly after, the French adopted a universal declaration stated, "Men are born and remain free and equal in rights." This was a radical change, even though it left many people out. But the revolution was far from a smooth ride. Actually, it was a bloodbath, which led to external and internal wars. The newly introduced team worked overtime, beheading tens of thousands of French during a period known as the Terror. In 1799, the revolution, when a military commander by the name of Napoleon Bonaparte seized control of the French legislature, eventually declaring himself emperor. Although the revolution began and ended with a monarchy, it had a crucial impact on Europe and world history, and laid the foundation for a modern state governed by the people. Things you gotta know. Let them eat cake.
Queen Marie Antoinette's supposed response upon learning that the poor peasants had no bread. The American Revolution was considered a major source of inspiration to the revolutionists in France. The French tricolor was formed during the Revolution. The ideals of liberty, equality, and fraternity associated with it were superimposed many years later. सो रेजोल्यूशन अभी आपने देखा एनिमेशन के थ्रू। अब ये होता क्या है, यहाँ पे एक लुई 16 करके राजा था बर्बन डायनेस्टी का, उसके पास एक तरह से पूरा का पूरा फ्रांस का कंट्रोल था। तो एक मोनार्की रूल था, राजतंत्र। अब लोगों ने डिमांड की कि नहीं हम बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत सारा यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है, खासकर जो पूरी सोसाइटी थी उसमें बटी हुई थी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेट। फिर डिमांड उठती है और आखिरकार राजा के रूल को हटा दिया जाता है, लुई 16 के रूल को, और रिपब्लिक डेमोक्रेटिक रूल स्टेब्लिश कर दिया जाता है फाइनली। लेकिन इससे बहुत सारा ब्लड बाथ होता है, वायलेंस होता है, लोग मरते हैं। फिर फाइनली जाके फ्रांस बिकेम अ सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या होती है, ज्योग्राफिक डिस्कवरीज क्या, इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन हुआ जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए अमेरिकन रेवोल्यूशन भी एक तरह से एक इंस्पिरेशन बना। अब है रेवोल्यूशन इन पॉलिटिकल स्फीयर। इन द अर्ली स्टेज ऑफ बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड इन यूरोप मेनी पॉलिटिकल चेंजेस took place due to the various revolutionary events. अब इसको कहते हैं एज ऑफ revolutions। 18th सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी तक बहुत सारे revolutions हुए, ठीक है। जैसे there was a development of parliamentary democracy in England, thus changing the form of cabinet system. The Bill of Rights 1689 led the mutation of the power of the king. The sovereignty of parliament was established. अमेरिकन रेवोल्यूशन होती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है, फिर रशियन रेवोल्यूशन होती है, ठीक है। काफी सारा चीजें होती हैं। तो धीरे धीरे करके दुनिया में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होने लगती है। अगला टॉपिक आता है हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंपीरियलिज्म, और कुछ और छोटे मोटे टॉपिक हैं। अभी ये चैप्टर और भी बाकी है, इसमें काफी कुछ अभी और है। तो 2 पेज अभी और हैं इसमें, तो इन दोनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, लास्ट 2 पेज। ओके, थैंक यू सो मच।